हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, होटल एक्सप्रेस का टॉप 200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो बीपीएससी एडीओ का है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन होटल एक्सप्रेस यानी प्रदीप सर के द्वारा चुना गया है। और 200 टॉप 200 क्वेश्चन का चयन किया गया है, जिसमें आपको परीक्षा में सीधे यही से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और महामैराथन वीडियो है तो सिंपली कुछ लंबा हो सकता है, 1 घंटा का वीडियो भी हो सकता है। तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। ठीक है, यही से क्वेश्चन आएगा, विश्वास रखिए। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे बिहार दुर्गा मेंस वाले भी देख सकते हैं, और बीएसएससी सीजीएल 4 वाले या 10+2 वाले भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे के लिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और उससे पहले बता दें कि भारतीय इतिहास आज देखेंगे। ठीक है, आपका जो समय है बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो एक बार हो 2 बार हो वीडियो देख के आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन हो जाए। आज का जो रहेगा वो भारतीय इतिहास रहेगा। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई है, यानी प्रयुक्त हुई है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि है जो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई है या प्रयुक्त हुई है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं अरमाइक हो जाएगा। ठीक है, इसमें चिन्ह लगा हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ ले लेना है, आपको पीडीएफ ले लेना है टेलीग्राम से, और सिंपली इसको रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको जितना हो सके सारे को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, और बताइएगा इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं अरमाइक था। जो अशोक के अभिलेख था ना, तो उसकी जो लिपियां थी कौन थी, तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं अरमाइक था। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा स्थल, यहाँ पे आधुनिक नाम दिया गया है। तो धौलावीर का आधुनिक नाम क्या था, बताइएगा। धौलावीर का जो आधुनिक नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा, इसका कादिर, टीपू और दीपू बोलते थे। ठीक है, और राखीगढ़ के क्या क्या बोलते थे, तो राखीगढ़ के क्या बोलते थे, ये याद रखिएगा, राखीगढ़ के आपको हिसार बोलते थे। और वीराना को क्या बोलते थे, तो वीरानों को क्या बोलते थे, हरियाणा, यानी वीरना, यानी वीरना या कुश्ती करना कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। भोगो, तो भोगो क्या हो जाएगा, कौन, सौराष्ट्र। याद रखिए, भगवारंग जो सौराष्ट्र, याद रखिएगा, इसे आप याद रख सकते हैं। याद रखिएगा, कूट में आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहेगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको कम समय में अच्छा स्कोर कर पाना है तो। ठीक है, सिंपली अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेगा सिरीज, फैयान और ह्वेनसंग और इत्संग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ, मेगा सीरीज, फैयान, ह्वेनसर और इत्संग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अगला फिर से आपको फिर से मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है सूची 1। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि एकमात्र स्थान जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, बताइएगा। एकमात्र स्थान है जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के प्रमाण मिले हैं, कौन सी स्थल से, कौन सी जगह से मिले हैं, तो याद रखिएगा कौन सी जगह से मिले, तो सुरकोटदा से मिले। कहाँ से, तो सुरकोटदा से आपको एक ऐसा स्थान है जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। और अगला देखिए, अगला जो है आपको पॉइंट, हाथी, गेंडे, बाघ और भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा तथा मातृ देवी, ये सब कहाँ से मिले हैं, बताइएगा। ये सब जो थे ये कहाँ से मिले हैं, बताइएगा। तो कुछ हम जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये सब आपको मिला है मोहनजोदारो से। ठीक है, यहाँ पे बी का हो जाएगा आपको 4, यानी मोहनजोदारो हो जाएगा। और जो आपको घोड़े के अवशेष मिले हैं वो हो जाएगा आपको सुरकोटदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर है कि कछुए के साथ बहुत से मकान, कछुए के सॉरी कुओं के साथ बहुत से मकान, बहुत से मकान, यहाँ पे पूछ रहा है कुएं के साथ बहुत से मकान कहाँ, ये जो अवशेष मिले हैं, ये जो प्रमाण मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए, बताइएगा। तो याद रखिएगा, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ये जो अवशेष मिला है। और अगला है बंदरगाह, तो बंदरगाह कहाँ है, बंदरगाह जो लोथल के बोलते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बंदरगाह जो है वो आपको लोथल के बोलते हैं। तो यहाँ पे बंदरगाह शहर चावल के अवशेष
कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलान कीजिएगा। ठीक है, चलिए कूट में आंसर की बात करते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे कूट में आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कूट में याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? बताइएगा। जितना आपको रटने से याद ना होता है, जितना सुनने से याद होता है, तो सिंपली एक बार हो, दो बार हो, वीडियो देख के याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ऋग वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डाला हुआ है? बताइएगा। यह देखिएगा, सूर्य सूक्त पर। ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त पर। किस पे है? तो सूर्य सूक्त पर। चलिए अगला फिर से आपको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देवता दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देवता दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में आपको शक्तियां दिया गया है। इंद्र जो है वो इंद्र क्या क्या चीज के देवता है? बताइएगा। याद रखिएगा, हम सबको पता ही होगा, इंद्र जो है वो वर्षा का देवता है। किनका देवता है वो? इंद्र वर्षा के देवता है। इंद्र जो है आपको वर्षा के देवता इंद्र देवता को मानते हैं। ठीक है, उस समय इंद्र देवता को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्र देवता थे। वरुण, वरुण की मतलब कौन चीज का देवता है? बताइए। वरुण की बात कर रहे हैं हम, तो वरुण का आंसर की बात करें, ये जो वरुण है वो जल के देवता हो जाएगा। ठीक है, वरुण आपको जल के देवता हो जाएगा। मारुत, तो मारुत आपको आंधी के देवता हो जाएगा। और सोम, सोम हो जाएगा आपको वनस्पतियों का देवता यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, कोटि में याद रखिएगा। ठीक है, एक बार हो, दो बार हो, वीडियो जरूर देखिएगा आपको, और एग्जाम से पहले ही सबको देखिएगा। ठीक है, और रट ही जाइएगा, यही से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरा। ठीक है, इंद्र है वर्षा का देवता है, इंद्र वर्षा का देवता है। वरुण जल का देवता है, वरुण जल का देवता है। और मारुत जो है, मारुत आंधी का देवता है। सोम वनस्पतियों का देवता है। ठीक है, हमारे साथ जरूर बोलिएगा और रटते रहिएगा, जिससे आपको सुनने से काफी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना है। यहाँ पे महाजनपद दिया गया है, यहाँ पर उनकी राजधानी दिया गया है। अन की राजधानी बताइएगा। तो आप सबको पता होगा अंक की राजधानी चंपा है। अंक की राजधानी क्या है? चंपा है। और यहाँ पे अंक की राजधानी ये एक का दो किसमें है? सी नंबर में है, तो सी टिक मार देंगे, आगे बढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, अंक की राजधानी चंपा है, अंक की राजधानी चंपा है। समय के देखते हुए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे हमको मालूम है कि अंक की राजधानी चंपा है। एक का हमको 2 होगा, एक का 2 4 में के कौन है? ऑप्शन नंबर सी वाला है, एक का 2 होगा, यही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और मगध की राजधानी बताइएगा। मगध की राजधानी राजगिरी, राजगीर हो जाएगा। काशी की राजधानी की बात करें, सॉरी, मगध की राजधानी हो जाएगा क्या? राजगिरी। काशी की राजधानी हो जाएगा आपको वाराणसी, काशी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावती, कौशल की राजधानी श्रावती, कौशल की राजधानी श्रावती। हमारे साथ रिपीट कीजिएगा और पक्का आपको याद हो जाएगा यही से। ठीक है, कूट में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले शासन हर्यक वंश ने किया, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, और उसके बाद कृष्ण, उसके बाद मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, शुंग कृष्ण, उसके बाद मौर्य, इसको ही बोलते। ठीक है, हर्यक वंश में जो शासन किया, सॉरी, राजवंश जो मगध साम्राज्य पर जो शासन किया वो कौन कौन थे? सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सी कथन सही है, कौन सी कथन जो है आपको गलत बताया गया है। ठीक है, तो बताइएगा, यहाँ पे पढ़ के आपको आंसर देना है और ध्यान पूर्वक दीजिएगा। ठीक है, भारत में उनका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक अम्भी से हुआ। क्या ये सही है? तो याद रखिएगा सही होगा। उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। क्या यह सही है? तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है। उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासक था। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एक और 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? निम्नलिखित नगरों से किस एक का नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो बताइएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी का संबंध महावीर के नहीं है। सैधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बताइएगा।
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 11 के आंसर बताइएगा। याद रखिए बैल का, ऑप्शन नंबर सी बैल का। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्हें अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ तो लुम्बिनी नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने इनके उपदेश आत्मा का और परमात्मा के विषय में होते हैं, यानी आत्मा का और परमात्मा के विषय में होते हैं। ये भी बात आपको सही होगा। उन्हें दुख की निवृत्ति के लिए अष्टम मार्ग को जरूरी बताया, ये भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, उन्हें दुख को निवृत्ति के लिए, निवारण के लिए अष्टम मार्ग को बताया, ये भी आपको सही होगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको विचार करना है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उनके अनुपात को अभिलिखित करता है। बताइएगा, प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उसके अनुताप को अभिलिखित करता है। क्या ये सही है? तो याद रखिए बिल्कुल सही है। और सेकंड है प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी को यात्रा को अभिलिखित करता है, ये भी आपको सही हो जाएगा। प्रमुख शिलालेख 12 अशोक द्वारा स्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्मा महात्मातों के निर्देशिता करता है। तो ये आपको क्या होगा? यहाँ पे सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड भी गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रथम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। आगे आपको 4 नंबर है। 4 नंबर बोला गया कि प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है, ये आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा। ठीक है, भारत में विदेशी के आगमन का सही कालानुक्रम है। भारत में विदेशी के आगमन का सही क्रमानुक्रम है। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्य यूनानी शक हुक तुर्क। आर्य यूनानी शक हुक तुर्क। आर्य यूनानी शक हुक तुर्क, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है। भारत में विदेशी जो आए, विदेशी का आगमन यानी आना जो शुरू हुआ, सबसे पहले आर्य लोग आए, यूनानी शक हुक और तुर्क, यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? पंडा का आंसर बताइएगा, सिंपली आपको इसमें पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जूम आउट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इसकी पंक्ति 20 गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश पालन करने वाला शासकों को निर्दिष्ट करती है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? भास्कर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा असम का वर्मन राजवंश गुप्तोत्तर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। असम का वर्मन राजवंश गुप्तोत्तर से संबंध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हजार स्तंभ मंदिर जो तेलंगाना में है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हजार स्तंभ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया। जो स्तंभ यानी हजार स्तंभ मंदिर का जो निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था, ये आपको सही हो जाएगा। यह काकतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गलत होगा, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 18 में क्वेश्चन। उरेयूर प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, काफी इंपोर्टेंट है। उरेयूर प्रसिद्ध है तो प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, उरेयूर प्रसिद्ध है। ठीक है, नवपाषाण के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। सबसे पहले जो मानव द्वारा पाला गया जो पशु था, जानवर था, वो कुत्ता था।
याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कुत्ता था, कुत्ता यानी डॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है, तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइएगा, तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हासी, सरस्वती और सामान के किलों पर कब्जा कर लिया। ये आपको सही होगा। और सेकेंड है, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। इस समय के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया, यानी दोनों सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? बताइएगा, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? तो सुल्तान बलबन का मकबरा में, सुल्तान बलबन का मकबरा में, सुल्तान बलबन का मकबरा में। हम्पी में विजयनगर के भगवा शेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए हैं? हम्पी में विजयनगर के भगवा शेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? बताइएगा, याद रखिए, कर्नल कोलिन मैकजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है कर्नल कोलिन कोलिन मैकेजी के द्वारा, मैकेजी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर है। वराह मिहर का पंच सिद्धतम इससे संबंधित है। वराह मिहिर का पंच सिद्धतम इससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से, ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? याद रखिएगा, खुजराहो, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी खुजराहो को, ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट को यानी गिफ्ट को स्वीकार कर उससे सम्मान दिया? खुजराहो को, ऑप्शन नंबर सी इसका खुजराहो का। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य के द्वारा रचित जो पुस्तक के नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के द्वारा कौटिल्य का द्वारा रचित पुस्तक के नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। सिंपली ये याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूली की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूली की अपनी नीति मतलब वसूली की नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रयन की उपाधि प्रदान की? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रयन की उपाधि प्रदान की? तो याद रखिएगा, राजा रामचंद्र 1307 में, ठीक है, राजा रामचंद्र को, राजा रामचंद्र को, राजा रामचंद्र को। महावीर कौन थे? चलिए बताइएगा, महावीर कौन थे? महावीर 24 तीर्थकर थे। महावीर क्या थे? 24 तीर्थकर थे। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय का वहां का शासक कौन था? तो राजा रायकरण, राजा रायकरण था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक सही होगा, ठीक है। फिरोज तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्के के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किया। फिरोज तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्के के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किया। अदली नामक सिक्के जारी किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? यानी उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश की प्राप्ति हुई, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइएगा, कौन से सही है, कौन से बताइएगा, इनमें आंसर क्या होगा? 32 का आंसर बताइएगा क्या होगा 32 का। तो सिंपली इसमें पढ़ के आंसर देना है, तो सिंपली पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें इसके इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिर के स्तंभ में वास्तुशिल्प के टुकड़े शामिल है। ये आपको 2 सही होगा और उसके बाद 3 सही होगा, ठीक है। यहाँ पे
दो और तीन सही होगा यहाँ पे, दो और तीन सही होगा। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर जिसे दिल्ली एक कुहना कहा जाता था, कहा जाता था कि समूह मस्जिद थी। ठीक है, यानी दो और तीन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए, सॉरी यहाँ पे है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण दिया? किसके द्वारा बौद्ध संगीत आपको चार हुआ था? ठीक है, और यहाँ पे पूछा है तृतीय, तो तृतीय जो संरक्षण दिया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है, सही है, इस सब पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे आपको मिस्टेक से बचना है। खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है, नहीं है? तो इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई, तो ये आपको कथन क्या है? गलत है। बाकी सब क्या है? सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है या सही नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। बार बार हम बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सही नहीं है ये और सही है इसमें। ठीक है, मतलब मतलब पढ़ने का कुछ और, पढ़ देते कुछ और। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है असत्य यानी सही नहीं है। तो चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं ने अजद ए अली की उपाधि, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैन धर्म सितंबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजन हुए? जैन धर्म दो भागों में बट गया, सितंबर एवं दिगंबर। तो संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुई थी? बताइएगा, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुई थी? तो याद रखिएगा, अकोवनी और मैन सेंटर। अक्वा वीवा, अक्वा वीवा और मौन सेर्टर। अक्वा वीवा और मौन सेर्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मन शब्दारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यही ना पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, मन मन शब्दारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, चलिए सही नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक है, सही यहाँ पे कथन सही नहीं है, यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, वही दस्तावेज जामा दामी कहा जाता है। ठीक है, वही दस्तावेज जामा दही कही का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति था वो संबंधित है इससे? बताइएगा, याद रखिएगा टोडरम, ऑप्शन नंबर डी टोडरम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपको 40 नंबर है। कथन ए, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया और कारण आर बोल रहा है कि इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना और अंग्रेजों पर दबाव डालना था। तो ये तो बिल्कुल हमको लगता है सही होगा। चलिए देख लेते हैं कुटी में सही कुट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों। चलिए अगला रखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि है। तीर्थ यात्रा का कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ? बताइएगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ? बताइएगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। यहाँ पे बोल रहा है कि अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564, जजिया कर की समाप्ति 1567, राजधानी से लाहौर स्थानांतरण 1575 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अशोक के धर्म देश का उच्चारण पहले किया था। अशोक के धर्मादेशों का ऊर्ध्वचलन पहले किया था। अशोक के धर्मादेशों का ऊर्ध्वचलन पहले किया था तो जेम्स प्रिस्पे ने। ठीक है, अगला है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय में। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह का समय में हुआ था, 1719 से 1748 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर सबको विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और दो सही होगा, ए और दो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो याद रखिए, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। चलिए अगला देखते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। नागानंद की रचना किसने की? हर्षवर्धन। नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, अगला है डच। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक, दो और तीन, एक, दो और तीन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे यूरोप व्यापारी के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। निर्यातित वस्तु और संबंधित स्थान। तो यहाँ पे निर्यात होता था और यहाँ पे संबंधित स्थान किस स्थान से होता था? ठीक है, नील का बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सिंपली पढ़ के आंसर दीजिएगा। नील का बताइएगा, 48 का आंसर बताइएगा। नील का हो जाएगा गुजरात, है ना। नील गुजरात, कपड़ा, कर्मो मंडल, कच्चा रेशम, बलासोर और सल्ट पीटर। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सूची 1 सूची 2 को फिर से आपको सुमेलित करना है। कारखाना दिया गया है सूची 1 में, सूची 2 में आपको संस्थापक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पानजी। पानजी का संस्थापक की बात करें, पुर्तगाली था। ठीक है, कौन था? पुर्तगाली था। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम की बात करें आपको डच हो जाएगा, और मद्रास की बात करें आपको कौन होगा? अंग्रेज हो जाएगा, और पांडुचेरी की बात करें फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सारों को याद करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। एक बार हो, दो बार हो, वीडियो देख के याद कर लीजिएगा। चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे? बताइएगा। 50 यानी 50 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संधियों तथा उनके पक्ष के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार कीजिए। संधियों तथा उसके पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी युगों के ऊपर, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 होगा यहाँ पे, सही की बात करें। ठीक है, सूरत की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ थराव। इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व के रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भू राजस्व के भू राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे राजवंश संस्थापक, यहाँ पे राजवंश है और यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक बताइएगा। याद रखिएगा, सिंह विष्णु थे। चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करें, पुलकेशन प्रथम हो जाएगा। राजकोट के संस्थापक की बात करें तो बताइएगा, याद रखिएगा, दंत दुर्ग। और हवेशाला हवेशलास के बात करें आपको कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, विष्णुवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कुट में सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1897 के विद्रोह के सफलता के प्रमुख कारण थे। 1897 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण थे। कौन कौन से कारण थे यहाँ पे? 1897 के विद्रोह जब हुआ था उसको असफल का कारण बताइएगा। यहाँ पे कौन कौन से कारण हो जाएगा बताइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कारण की बात करें, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। ये आपको सही हो जाएगा। ये विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। ये आपको सही हो जाएगा। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। ये आपको सही हो जाएगा। विद्रोह तथा विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था। ये आपको गलत हो जाएगा। 1,
2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। 55 नंबर क्वेश्चन फिर से आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे आंदोलन की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जनधारक अनुसंरक्षण अनुसरण की बात बोलते हैं, ठीक है। बरदाली सत्याग्रह, तो याद रखिएगा काली फराज हो जाएगा यहाँ पे। और तिभागा, तिभागा की बात करिए आपको बर बरगद 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 बरगदराज हो जाएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज, तो यहाँ पे कुनबी कृषक हो जाएगा। उसके बाद उल गुलान मुंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी का पूर्ण बंगाल का फारसी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फारसी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? बताइएगा, याद रखिएगा हजारी सिरियातुल्लाह, हजारी सिरियातुल्लाह, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? याद रखिए शुंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है तो पल्लव वंश से, ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश से संबंधित है। एहोल परस्ती का रचयिता रविकृति किस चालुक्य वंश का दरबारी कवि था? एहोल परस्ती का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबार कवि था? बताइएगा, याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय का, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय का। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो आयु तय की गई थी तो वो आपको 14 वर्ष और लड़का 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान थे? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान थे? बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा? तो 61 के आंसर की बात करें, कौन कौन से आंसर यहाँ पे सही होगा? बताइएगा 61 का। तो 61 की बात करें यहाँ पे सिंपली पार्टी के आंसर देना है, ठीक है। तो आईसीसी परीक्षा में आयु में कटौती के खिलाफ विद्रोह, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के खिलाफ विरोध, उसके बाद इंग्लैंड की जनता और प्रभावी करते हुए भारतीय कल्याण को बढ़ावा देते हेतु अभियान, सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाए। बताइएगा, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन है तो एसोसिएशन यहाँ होगा। उसके बाद हो जाएगा आपको बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अल्बर्ट विधेयक, अल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3 सही नहीं है। 1 और 3 क्या है? सही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अगला है, अगला फिर से आपको क्या करना है? 64 नंबर मिलान करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। जूम आउट करते हैं और सिंपली यहाँ पे मिलान करते हैं 1 और 4, यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे 1 और 4 दिया गया है। मैं पूछ रहा है क्या निम्नलिखित युगों में कौन से सुमेलित है? यहाँ पे कौन से सुमेलित, कौन से सुमेलित नहीं? 1905 का बनारस अधिवेशन, उसके बाद 1919 का लाहौर अधिवेशन क्या है? सुमेलित है, ठीक है। बाकी ये दोनों सुमेलित नहीं है। अगला है, पूर्वी मध्य कालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। चलिए बैठाइएगा, 65 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे उनकी राजधानी का मेल बैठाना है। 65 का आंसर बताइएगा, प्रतिहार परिहार। यहाँ पे बताइएगा एक का क्या होगा? कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। एक का कन्नौज हो जाएगा। चंदेल, तो चंदेल का हो जाएगा खजुराहो,
परमार पावर का हो जाएगा धार और चालुक्य, सोलंकी का हो जाएगा अनिलवाड़ा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी का बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? यहाँ पे कब बनाया गया? याद रखिए 1911 में। नंबर डी 1911 में। अगला क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइएगा। 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 यानी दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया, यानी ये आपको क्या है? सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? याद रखिएगा, पृथक निर्वाचक मंडल जो आविष्कार किया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह और राजेंद्र लहरिया के बीच क्या समानता है? बताइएगा। यहाँ पे 70 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 70 का यहाँ पे आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकार के उभार के रूप में चिन्हित था, ठीक है। अगला है, चांदी का सिक्का टंगा किसने चलाया? चांदी का सिक्का टंगा यहाँ पे टाका किसने चलाया? तो देखिए इल्तुतमिश ने। चोरा चोरी घटना किससे असंगत संबंधित है? बताइएगा। चोरा चोरी की घटना किसके असंगत से संबंध है? बताइएगा। या देखिए असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन से। अगला एनी बेसेंट के बारे में बताइएगा। यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में होमरूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ठीक है। ये 2, 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। रियासतों की संख्या आपको 565 थी। स्वतंत्रता के बाद 562 हो गया, 562 हो गया रियासतों की संख्या। अगला देखते हैं, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बताइएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालचारी जी ने किया था। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, और टॉप 200 क्वेश्चन है तो सिंपली हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपली याद ही करते चलिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस से रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिएगा, ये सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्कृतियों के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जालियांवाला बाग जो 1919 में प्रारंभ बाग में सभा एकत्रित हुई थी, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यह देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के में कांग्रेस, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, पूरा लिखना चाहिए। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी। किस शर्त पर? तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। याद रखिए। अगला क्वेश्चन, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? याद रखिए, जलालुद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर बी
83 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर क्या है? देवी लक्ष्मी माँ की आकृति बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार कीजिए। विचार करना है तो याद रखिएगा, इस कमीशन के सभी सदस्य भारतीय नहीं थे, क्योंकि भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे। और सेकेंड बोल रहा है कि कांग्रेस ने इस मिशन का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई थी। साइमन कमीशन सहयोग के लिए बनाई गई थी कमेटी। कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। याद रखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए खुद का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 1-3, यहाँ पे दिया गया है 1-3 रिपोर्ट, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इवरन समझौता हुआ, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया बताइएगा। 86 का आंसर बताइएगा। तो किससे बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया। किससे? तो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित था? अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित था? तो याद रखिएगा, भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा, और दूसरा है भारत के लिए संवैधानिक सभा। यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए रामानुजाचार्य, ये हो जाएगा आपको विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको सेकंड नंबर जो है निवारकचार्य हो जाएगा आपको द्वैतवाद, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मध्वाचार्य, तो याद रखिएगा दैतवाद। ठीक है, और विष्णु स्वामी शुद्ध दैतवाद, याद रखिएगा। ठीक है, विष्णु स्वामी शुद्ध दैतवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई? फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में किसने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? याद रखिएगा एच जी चंद्रवरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा एक ठोस मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के लिए, और उसके बाद गांधी इवरन समझौता का समर्थन के लिए, यानी 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए जेपी कृपलानी थे। ठीक है, अगला है कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो प्रांत के पूर्व स्वायत्त तथा अवशिष्ट शक्ति प्राप्त होनी थी। 2 उसके बाद 3 से हो जाएगा। ठीक है, प्रांत खंड तथा संघ स्तर पर स्तरीय कार्यकारी एवं विधि थी। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर से आपको मिलान करना है। यहाँ पे शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, यहाँ पे स्थल है। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ याद रखिए मैसूर में, गोवर्धन पीठ पुरी में, और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, और शारदा पीठ कहाँ है?
द्वारिका में जो गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, फिर से आपको सुमेलित करना है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर में है कि आपको पीर शेख मुर्शिदा, तो याद रखिएगा इसका गुरु या मार्गदर्शन। मुरीद, मुरीद का हो जाएगा शिष्य। खलीफा का हो जाएगा कौन सा, सूफी मत, मत का। उसके बाद खानका हो जाएगा कौन सा, खानका कौन सा हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे खानका की बात करें, खानका की बात करें यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे खानका की बात करें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पे डी की बात करें, ठीक है, डी की बात करें 3 हो जाएगा, ठीक है। सूफी संत निवास स्थल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, 100 का आंसर देगा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा, तो याद रखिएगा रबिया उल दरौनी का मकबरा, बीबी का मकबरा, जो ताजमहल दूसरा ताजमहल कहलाता है, ठीक है। अगला है 101 है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे विचार की बात करिए, 1 और 2 सही होगा, ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, और 3 गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक किसके काल में हुआ, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के काल। भारत में स्थानीय शासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ, बताइएगा। इसका आंसर की बात करें, भारत में स्थानीय शासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ, तो याद रखिए लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के काल में हुआ था, याद रखिए लॉर्ड रिपन के काल में। अगला है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की, तो याद रखिएगा कनौज बेलग्राम का युद्ध के बाद, जो 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला आपका सूची 1 सूची 2 से फिर से मिले करना है। हैदर अली खां हो जाएगा युद्ध कलाएं, और उसके बाद की बात करें कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय की बात करें तेलुगु साहित्य। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की बात करें कौन हो जाएगा बताइएगा। शेरशाह सूरी की बात करें हो जाएगा सड़कों और भूमि सुधार। उसके बाद अफगान और तुर्क मकबरा और मेहरबान का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी, राजा बीरबल की उपाधि महेश दास ने दी थी। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी, महेश दास। ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल द्वारा लगाए गए प्रांतों और प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 1835 का वेटिंग प्रस्ताव, भारतीय शिक्षा। 1870 मैको का प्रस्ताव, स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, ठीक है। यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल के उनके कार्यक्रम के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल 3 इसका सही होगा। वेरन हेस्टिंग, पीटर ईस्ट इंडिया कंपनी, पिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी पिट्स इंडिया कंपनी, पिट्स इंडिया कंपनी, ठीक है। केवल 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जिस समय रोलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था। भारत में जिस समय रोलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में टार का विकास, भारत में टार का विकास, उपाधि एवं पेंशनों की समाप्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, बर्बर का विलय और शिक्षा की टॉमस व्यवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। चलिए अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया, किसके समय किया गया, किसके समय में किया गया, किसके समय में किया बताइएगा। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय किया गया, तो याद रखिए लॉर्ड विली गटन के समय में, लॉर्ड विली गटन के समय में 1931 से 36। फिर से आपको मिलान करना है, यहाँ पे प्रावधान है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ बताइएगा इस कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ पे लूसेंट से भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब लूसेंट में दिया गया है। अगर आपने लूसेंट सही तरीके से पढ़े हुए हैं तो कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो अच्छा स्कोर करिएगा और निकाल भी पाइएगा, ठीक है। ये सब लूसेंट से दिया गया क्वेश्चन सब है। रेगुलेटिंग एक्ट आप देखिएगा भारतीय संविधान में तो दिया गया है, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या देखिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है इस एक्ट के तहत, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ, चीन के साथ चाय के व्यापार कंपनी को का अधिकार को समाप्ति कर दिया, ठीक है। काफी ये सब क्या बोलते हैं लूसेंट में है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम आपको कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को शक्ति को हस्तांतरण किया। फिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापना किया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन ये जितने भी है सारे आपको एक्ट दिया गया है, सारे आपको लूसेंट में मिलेगा भारतीय संविधान अगर पढ़िएगा तो, ठीक है। सारे एक्ट आपको मिलेगा और ये सारे आंसर आपको मतलब वहीं पे दिया गया है, उसके बाद आंसर कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लूसेंट हर एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको 113 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, ठीक है। मराठा प्रमुख की सूची 1 उनके शक्ति के अनुपूरण स्थान को सूची 2 से मिलान कीजिए। पेशवा, तो पेशवा याद रखिएगा पूना। उसके बाद गायकवाड़, तो गायकवाड़ हो जाएगा आपको इंदौर, गायकवाड़ आपको इंदौर हो जाएगा। सिंधिया, सिंधिया हो जाएगा आपको ग्वालियर। होलकर हो जाएगा आपको कहाँ से, होलकर की बात करें यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे 4, होलकर हो जाएगा 5। और भौसल की बात करें नागपुर, याद देखिए नागपुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर विचार करना है यहाँ पे। 1 और 3 सही है यहाँ पर। निशात बाग लाहौर में, उसके बाद पिंजौर बाग पंजाब में, बाकी ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच हुई थी। सुगौली की संधि जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ था। अगला है हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के में, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। फिर से आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 117 का आंसर क्या होगा बताइएगा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना यहाँ पे है, बताइएगा 17 के आंसर क्या होगा। 117 यहाँ पे, ठीक है। बताइएगा फटाफट आंसर बताइएगा 117 का, क्योंकि 200 कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको 200 कंप्लीट करना है, तो सिंपली बने रहेगा। और उसके बाद इससे जो अगला वीडियो आएगा हो सके आपको राज्य व्यवस्था या भूगोल से आएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको लाइक करना फर्ज बनता है, ठीक है। 1 लाइक से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सिंपली लाइक जरूर कीजिएगा। बताइएगा पंडरियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए 4 से मेटाफ के द्वारा। ठगों का दमन बिलियन वेटिंग, उसके बाद मैकाले की शिक्षा नीति के प्रस्ताव बिलियन वेटिंग, यानी सामने सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन को चलती है, ठीक है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो चार्टर एक्ट 1800 कौन सा एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नीति किसके बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नीति किसने बनाई थी बताइएगा। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों द्वारा रेतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा रेतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है। तो मैग्ना कोटा क्या है, एक घोषणा पत्र था, ठीक है।
जिसपे साइन ऑन करने वाला था उस समय, मतलब किस समझ सकते हैं। मैग्ना कोटा क्या है, वुर के घोषणा पत्र, डिस्पैच 1854 के, ठीक है। तो वही साइन ऑन करने वाला है महाधिकार पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है, तो गुजराती शैली का। अशोक के शासनकाल में चट्टान काटकर बनाई गई लोमस ऋषि गुफा समर्पित है। अशोक के काल में आपको चट्टान काटकर बनाई गई लोमस ऋषि गुफा समर्पित है, तो यह देखिए आजीवकों संप्रदाय को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, और किसे नहीं पता होगा, सबको पता होगा, बताइएगा। हड़प्पा और मोहनजोदारो के अपने अपने दुर्ग थे जो ऊंचे चबूतरों पर बने थे। अगला है सड़क और गलिये का जाल ग्रिड पद्धति पर आधारित था, ये भी सही हो जाएगा। कालीबंगा में जल निकासी की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी अन्य नगरों में थी, ये भी आपको सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला है रिंग वैदिक काल के दशरजा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह किस नदी पे हुआ था, बताइएगा। ये बताइएगा ऋग्वेद काल के दशरजा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, यह ऑप्शन नंबर डी वाला कथन सही है। ये प्रोशनी नदी के तट पर लाया गया था। किस नदी के तट पे, तो प्रोशनी नदी, जिसको रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। यह भारत जन के राजा सुदामा और 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। ये युद्ध का मुख्य कारण पुरोहित पद का क्या था, विवाद था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कथन ए बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रसार एक मुख्य कारण प्रकृत भाषा का प्रयोग था। कारण आर बोल रहा है कि उस समय आम जनता के बीच संस्कृत केवल ब्राह्मणों और विद्वानों का सीमित थी। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। दोनों क्या है, सही है, और आर एक की सही व्याख्या है उस समय, ठीक है। उस समय जो लोग संस्कृत जानते थे उस लोगों को महान बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद की सूची प्रदान करता है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपद की सूची प्रदान करता है, तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, उसके बाद भगवती सूत्र जैन धर्म, महावस्तु बौद्ध धर्म, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक है। 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। अगला है 128 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा अशोक के नाम का उल्लेख केरल मास्की शिलालेख से मिलता है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कथन ए 6ठी शताब्दी से पूर्व में मगध साम्राज्य अन्य महाजनपद की तुलना में अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। कारण आरब बोल रहा है कि मगध के पास लौह अयस्क के समृद्ध भंडार थे और उसकी राजधानी सामग्री दृष्टि से सुरक्षित थी। सही फुट के आंसर बताइए, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कनिष्क के शल्क मार्ग पर नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत के राजवंशों के संदर्भ में संगम साहित्य के बारे में विचार करें। तो याद रखिएगा प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। और सेकेंड बोल रहा है कि तोलकाप्पियम एक महत्वपूर्ण तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। अगला है 3 नंबर है कि शिल्पादिक्रमण को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। तो तीनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 गुप्तकालीन अधिकारों को सूची 2 विभाग सुमेलित करना है। यहाँ पे महासंधि विग्रहित, ये हो जाएगा आपको युद्ध और शांति का मंत्री। महाबलिधिकृत, ये हो जाएगा आपको किसका, सैन्य विभाग का प्रमुख। दंडपशिक, ये हो जाएगा आपको पुलिस विभाग का प्रधान, दंड जिसको मिलता है। विनय स्थित संस्थापक, ये हो जाएगा आपको किसका, तो विनय व्यवस्था का प्रधान है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सा जोड़ा अभिलेख और शासक के संदर्भ में असत्य है। तो कौन सा जोड़ा, तो ये वाला जोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला है शुंग काल के दौरान किस विदेशी यूनानी राजदूत ने विदेशी में गुरुर स्तंभ की स्थापना की।
गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की हेलियोडोरस। हेलियोडोरस हेलियो हेलियोडोरस। कथन है, हर्षवर्धन को सकलोत्परांत परांतनाथ उत्तर भारत का स्वामी कहा गया। कारण आर बोल रहा है कि उसके उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े शासक को हराकर एक छत्र राज्य स्थापित किया। दोनों क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है, चोल काल में वरिस शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? बताइएगा। चोल काल में वरियम वरियम बोल रहा है, शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ग्राम प्रशासन को चलाने वाले विशिष्ट समितियां को बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पे बताइएगा। यहाँ पे है, कथन ये बोला है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर उसके बीना बजाते हुए दिखाइए, वो को सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का संगीत प्रेमी तथा और उसके संघ विराजस की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। गुप्त सम्राट गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर उनके उससे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कथन ये बोल रहा है कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। ये आपको सही हो जाएगा। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया का छात्र उच्च शिक्षा प्रदान करने आते थे। ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है। 139 है कि कथन है, दिल्ली सल्तनत में बलबन ने राज दरबार में सजदा और सपा गोसल की कठोर प्रथा शुरू की। कारण आर बोल रहा है कि वह सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को ईरानी परंपराओं के आधार पर बढ़ाना चाहता था। याद रखिएगा, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ठीक है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट न्यायंकर व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सैन्य अधिकारी को सेवा के बदले भूमि आवंटन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। अगला है, शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ के विशाल दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया था? तो याद रखिएगा, कहा? वर्तमान में पाकिस्तान में है, झेलम नदी के तट पे है। अगला है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान नूरजहां गुट जुंटा के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं था? बताइएगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान नूरजहां गुट प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, महावत खान। ऑप्शन नंबर डी महावत खान। अगला है, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में सुमंत का आधिकारिक पद क्या था? याद रखिएगा, विदेश मंत्री था। ठीक है। अगला है, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मूल रूप से क्या थी? बताइएगा। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मूल रूप से क्या थी? तो याद रखिएगा, विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित एक सांस्कृतिक विद्यालय। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित यानी बदलकर दिल्ली बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सूफी संप्रदाय के अंतर्गत नक्शबंदी सिलसिले की नींव भारत में किसने रखी थी? सूफी संप्रदाय के अंतर्गत नक्शबंदी सिलसिले की नींव भारत में किसने रखी थी? याद रखिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ऑप्शन नंबर है ख्वाजा बाकी बिल्ला। अगला क्वेश्चन, मूल चित्रकला के स्वर्ण कला में शिकार और शाकृति द्योतक का सबसे बड़ा चित्रकारी कौन था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, जिसे गुप्त काल को बोलते हैं स्वर्ण काल। ठीक है। शिकार और सब प्राकृतिक दृश्यों का सबसे बड़ा चित्तौर कौन था? तो याद रखिएगा, उस्ताद मसूर। ऑप्शन नंबर सी उस्ताद मसूर। कथन ये बोला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा चलाए गए अभियान जिहाद की शहादत थे। 148 के आंसर बताइएगा। कथन ये बोल रहा है। ठीक है। तो चलिए, कथन एक बात कारण होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, कारण आर बोल रहा है कि वो भारत दल उल हर्ब को इस्लामी देश में बदलना चाहता था। तो याद रखिएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास ग्रंथ शाहजहांनामा के लेखक निम्न में से कौन है? ये देखिए, इनायत खान। ऑप्शन नंबर बी इनायत खान। किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी संवत का प्रचलन शुरू किया? तो ये देखिए, शाहजहां ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके समकालीन थे? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर बताइएगा। मेवाड़ के राजा राणा संगा और बाबर के बीच खनवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दगने की प्रथा की शुरुआत की? यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, इल्बर्ट विल विवाद 1883 के कारण किस वायसराय को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता था? तो लॉर्ड लिपन के काल में। ठीक है, अल्बर्ट विल विवाद के कारण किस वायसराय को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता था? तो लॉर्ड रिपन। 1897 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नागरिक विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन, कथन ये बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुरुष जागर का जनक कहा जाता है। बात तो सही है। उन्हें सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाई और पश्चात शिक्षा का समर्थन किया। तो ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने से ही लगता है कि ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। कामागाटामरू घटना 1914 का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है? याद रखिए, एक जापानी समुद्री जहाज से जो भारतीय यात्री को कनाडा ले जा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, रोलेट एक्ट। कथन बोल रहा है, रोलेट एक्ट 1919 को गांधी जी ने काला कानून कहा। ये आपको सही है। इस कानून के तहत सरकार बिना मुकदमा चलाई किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती थी। ये काला कानून बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो भी कथन होगा, जो भी आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला है, साइमन कमीशन 1927 के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय किस महान नेता की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1935 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुए पुनः पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, दलित वर्गों को क्या करना? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थापना पर आरक्षण। याद रखिएगा। अगला है, आजाद हिंद फौज सैनिकों पर चले लाल किले के मुकदमे में वकील के पैनल का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिए, भोला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी भोला भाई देसाई। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन, कथन है, दादा भाई नौरंगी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और वे ब्रिटिश संसद से सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये आपको बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 1916 वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता, नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी ए और दो दोनों सही होगा। अगला है, तीन कठिया प्रथा का संबंध बिहार के किस जिले के सत्याग्रह से है? चंपारण सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर है चंपारण सत्याग्रह से। अगला है, स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौशल में चुनाव लड़ना, अंदर से बाधा पहुंचाना। अगला है, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन ने भारत को तत्कालीन पूर्ण स्वतंत्रता देने में इनकार कर दिया। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा किसने फहराया था? तो याद रखिएगा, अरुणा असफ अली। अगला क्वेश्चन की बात करें, कथन ये बोल रहा है आपको क्या? 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंट योजना के आधार पर हुआ और कारण आर बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटकर सत्ता सौंपना चाहती थी। ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 170 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट इसको समाप्त करते हैं। और एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के आप याद कर लीजिएगा और पीडीएफ लेने के लिए आपको हम बताए थे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल के दौरान पारित किया गया? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल के
दौरान पारित हुआ तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कथन ए बोला है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और कारण आर बोला इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद को कुचलना और फूट डालना था। ठीक है, चलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से क्या था? होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से क्या था? तो यह देखिए मुंबई शहर सहित शेष भारत, मुंबई शहर सहित शेष भारत। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी की जान बचाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? विख्यात मियां। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी ने पहली बार किस अस्त्र का प्रयोग किया? तो भूख हड़ताल। अगला है खेरा सत्याग्रह 1918 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो याद रखिएगा फसल बर्बाद के बावजूद लगान वसूली, यानी फसल बर्बाद हो जाता था तब पर भी अंग्रेजों क्या बोलते थे, लगान लेते थे। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कर जिसको बोलते हैं लेते थे। अगला कथन है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर साइनाटहुड हुडस की उपाधि त्याग दी। वे कारण और वो बोल रहा है कि वे ब्रिटिश सरकार की इस बर्बरता से अत्यंत दुखी और आक्रोशित यानी गुस्सा हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने लिए लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में 30 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिए रमसे मैकडोनाल्ड, रमसे मैकडोनाल्ड। अगला है बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंध जांच करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कथन ये बोल रहा है कि द्वितीय गवर्नर सम्मेलन 1931 विफल रहा, इनमें संप्रदायी प्रतिनिधियों में मुंडे पर कोई समिति नहीं बन पाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ष 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा हरिपुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? यानी पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन थे? तो चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो याद रखिएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा बृहन दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया? तो सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया। कौन जिला को? तो सारण को अपराधी जिला। कौन आंदोलन को घोषित किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो याद रखिएगा सारण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कथन ए 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और कारण आर बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलना चाहती थी। ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता का समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। कौन थे? तो जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसे सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? रेतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे बोलते हैं? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो याद रखिए मद्रास के बारामहल जिले में। चलिए अगला देखते हैं 188। 1897 के विद्रोह के समय बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में। अगला है
सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में की थी? तो हिंदी में। हिंदी में। ठीक, अगला क्वेश्चन कथन ए बोल रहा है यहाँ पे, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की। कारण आर बोल रहा है कि उन्हें 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही। अगला है, शारदा अधिनियम के तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? बताइएगा। लड़कियों को पूछा है, लड़कों का 18 है, लड़कियों का 14 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन इसे राजनीतिक मंच पर किसने लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? तो याद रखिए, बांकीपुर, जो पटना में है, बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किस विद्रोह का पूर्ण जोर समर्थन किया था? देखिए, नील विद्रोह। कौन विद्रोह का? तो नील विद्रोह का। कथन आर बोल रहा है, मैकेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके उद्देश्य भारतीयों को शासन में समिति भागीदारी देना था। इस उद्देश्य का मतलब था कि इस उद्देश्य भारतीयों को शासन में समिति भागीदारी देना था। तो ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? याद रखिए, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कथन ए बोल रहा है कि साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कारण आर बोल रहा है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। बिल्कुल, ये आपको बात क्या है, सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, 200 नंबर क्वेश्चन है कि बताइएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। और कारण आर बोल रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हिस्टोरी का, तो यहाँ पे हम बात करें हिस्टोरी का, यहाँ पे हम बात करें कि किसका? हिस्टोरी का आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टॉप 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाला है और भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, और भी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, और महामैराथन आने वाला है। तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये कुछ दिनों में 2 दिन या 3 दिन बाकी है आपके एग्जाम का। तो सिंपली रामबाण साबित होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, अपने मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।